नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन और जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था से आरएएस प्रीलिम्स में 7 से लेके 8 क्वेश्चंस का वेटेज है और काफ़ी कम टॉपिक्स हैं और काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, जिसको आप इजीली कवर करके अपना प्रीलिम्स सिक्योर कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग। फर्स्ट पार्ट में मैंने बैंकिंग का बेसिक कराया था, जिसमें आरबीआई, इसके अलावा जितने भी बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं और जितने भी बैंक्स की जो बेसिक्स होती है वो सब मैंने कवर करवाई है। वो फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। उस फर्स्ट पार्ट के बाद में ये सेकंड पार्ट है। आज के पार्ट में हम देखेंगे कि जो मुद्रास्फीति होती है उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, कौन कौन से टूल्स के माध्यम से करता है, कौन कौन से टूल्स होते हैं और उन टूल्स को हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे तरलता का नियंत्रण। सबसे पहले तो ये समझिए तरलता का मतलब क्या होता है। तरलता का मतलब होता है कि जो भी मार्केट के अंदर मनी है जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उसी को बोलते हैं तरलता। अब देखो, यदि हमारे देश में मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। इस महंगाई को कम करने के लिए या महंगाई को थोड़ा बढ़ाने के लिए या महंगाई को कम करने के लिए हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा कदम उठाए जाते हैं और मुद्रास्फीति को कम या बढ़ाया जाता है, यानी कि मुद्रास्फीति को बैलेंस में या मुद्रास्फीति को नियंत्रण में किया जाता है और इसी को बोलते हैं तरलता का नियंत्रण करना। और इसके लिए जो आरबीआई है कुछ स्टेप्स लेता है। तो देखो, तरलता का नियंत्रण करना हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यानी आपसे पूछे कि तरलता का नियंत्रण किस नीति के तहत किया जाता है, तो वो किया जाता है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करके। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में या मौद्रिक नीति में दो प्रकार के उपायों को अपनाया जाता है। कौन कौन से? एक होता है मात्रात्मक उपाय, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर, और दूसरा होता है गुणात्मक उपाय यानी कि क्वालिटेटिव मेजर्स। तो ये दो मेजर्स अपनाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रात्मक उपाय। तो देखो, मात्रात्मक उपाय में जो आरबीआई है वो कौन कौन से स्टेप्स उठाता है या कौन कौन से टूल्स यूज करता है, उसमें सबसे पहला टूल है सीआरआर। आपने सुना होगा कई बार कि सीआरआर का उपयोग करता है आरबीआई। सीआरआर का मतलब होता है केस रिजर्व रेशो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद में रखना होता है। मान लीजिए ये कोई बैंक है और ये है आरबीआई। तो इस बैंक को आरबीआई के पास, ये बैंक है मान लीजिए और ये आरबीआई, तो इस बैंक को आरबीआई के पास अपनी जितनी भी जमाएं हैं, इस बैंक के पास जितनी भी जमाएं हैं उनका एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है, जिसको बोलते हैं सीआरआर। और सीआरआर पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, यानी इस बैंक ने आरबीआई के पास एक निश्चित प्रतिशत रखा और उसका जो डिसाइड है वो आरबीआई करता है कि कितना रखना है। ये किस लिए रखा जाता है? ये आपातकाल के लिए रखा जाता है कि सपोज कई बार ऐसी स्थिति आ गई कि बैंक के पास मनी नहीं है या जो भी जितने भी कस्टमर हैं वो कस्टमर एक साथ आ जाते हैं पैसे लेने के लिए, तो उस स्थिति में ये जो सीआरआर का पैसा है वो यूज किया जाता है। तो ये आपातकाल से बचाने के लिए एक फंड है, ऐसे मान लीजिए एक फंड है या एक आरक्षित अनुपात है जिसको आरबीआई के पास बैंक द्वारा रखा जाता है और जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं सीआरआर। दूसरा टूल है एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है, जैसे नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूति। देखो, जो सीआरआर है उसको भी रखना पड़ता है किसके पास? आरबीआई के पास। और जो एसएलआर है उसको भी रखना पड़ता है आरबीआई के पास। डिफरेंस ये है
कि ये तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है, जैसे नकद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों में रखा जा सकता है। और जो CRR है वो नकद में रखा जाता है। और इसका क्या काम है SLR का? SLR का काम है तरलता को कम करना। जैसे मैंने बताया, तरलता का मतलब है कि मार्केट में जितनी भी मनी सर्कुलेशन में है उसको कम करना। तो SLR के माध्यम से कैसे कम किया जाएगा? RBI मान लीजिए SLR की रेट 4% पे कर रखी। अब मान लीजिए मार्केट में मनी ज़्यादा है या मनी सप्लाई या मनी सर्कुलेशन ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए RBI क्या करेगा? SLR का जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर देगा। मान लीजिए 4 से 6% पर कर देगा। तो इसका मतलब है बैंक से RBI के पास ज़्यादा चला गया, लोगों के मतलब बैंक के पास लोगों को ऋण देने के लिए अब कम पैसा है, यानी मार्केट में जो मनी का सर्कुलेशन है वो कम हो गया है। तो SLR एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से तरलता को नियंत्रण में किया जाता है, तरलता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब ज़्यादा करने का तरीका तो यह है कि 4% से 2% भी ले आओ। कहने का मतलब है कि अब RBI के पास कम पैसा रखना पड़ेगा, यानी लोगों के बैंक के पास लोगों को देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। तो इस प्रकार से तरलता को कम या ज़्यादा SLR के माध्यम से किया जाता है। अगला हमारा जो टूल है वो है बैंक रेट, यानी कि बैंक दर। वह ब्याज दर जिस पर RBI के द्वारा बैंक को दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। RBI के द्वारा बैंकों को दीर्घकालिक का मतलब जनरली 1 वर्ष से अधिक होता है। 1 ईयर से अधिक का समय दीर्घकालिक समय माना जाता है। और RBI के द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है किस पर? बैंक दर पर। यानी ये RBI है, ये बैंक है और ये RBI। तो RBI ऋण देता है किनको? बैंकों को, ठीक है। और एक रेट लगाता है जिसको बोलते हैं बैंक दर या बैंक रेट। वर्तमान में बैंक दर सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बराबर है। ये MSF क्या है? देखिए, मान लीजिए ये बैंक है और ये RBI। इस बैंक को एक दिन के लिए RBI से कुछ लोन चाहिए, तो ये लोन लेता है। अब ये जो RBI है उस लोन पर एक इंटरेस्ट चार्ज लगाता है, मान लीजिए 5% लगाता है, तो इसी को बोलते हैं MSF। तो जो बैंक रेट है और MSF है वर्तमान में क्या है? इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो ये भी हमारा एक टूल था। इसके बाद में अगला जो टूल आता है वो है रेपो रेट या रेपो दर। वह ब्याज दर जिस पर RBI के द्वारा बैंक को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। देखो, बैंक रेट में दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है और रेपो रेट के अंदर अल्पकालिक, यानी कि 1 वर्ष से कम का समय, 1 ईयर से कम का समय जो होता है उसको बोलते हैं अल्पकालिक समय। यदि अल्पकाल के लिए ऋण दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रेपो दर। इसके लिए सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखनी होती है। RBI के द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है तो बैंकों को RBI के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है उनको गिरवी रखना होता है। रेपो दर को नीतिगत दर या बेंचमार्क दर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह भी एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से तरलता को कम या ज़्यादा किया जाता है। देखो, वो कैसे किया जाता है? देखो, मान लीजिए RBI के द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है। अब मान लीजिए RBI 4% पे ऋण दे रहा है बैंकों को, 4% पे ऋण दे रहा है बैंकों को। अब मान लीजिए RBI को मार्केट से तरलता को कम करना है, यानी मार्केट में जो मनी का जो सर्कुलेशन है उसको कम करना है, तो RBI क्या करेगा? रेपो रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, 4 से बढ़ा देगा, मान लीजिए 6% पे कर दिया। अब क्या होगा? बैंक जो RBI से लोन ले रहे थे वो कम लोन लेंगे। अब अगर बैंक कम लोन लेंगे तो बैंकों के पास कम पैसा होगा लोगों को देने के लिए, तो लोगों के पास कम देने के लिए कम बैंक होगा, तो बैंक क्या करेगा? जो इंटरेस्ट चार्ज है वो ज़्यादा लगेगा, तो लोग कम पैसा लेंगे। तो इसका मतलब है जो सर्कुलेशन है उसको कम किया जा रहा है। और यदि इसको कम कर दिया जाता है रेपो रेट को, तो जो तरलता है उसको वो बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। अगला टूल है रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट। जैसे नाम से ही है, रेपो रेट का क्या है? रिवर्स। इसमें रेपो रेट में क्या होता था? RBI से बैंक लोन लेते थे। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? जो RBI है वो बैंकों से वो लेगा, लोन लेगा। वह ब्याज दर जिस पर बैंकों के द्वारा RBI को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। इसके लिए RBI को सरकारी प्रतिभूतियां बैंक के पास गिरवी रखनी होती है।
तरलता समायोजन सुविधा भी कहा जाता है इसको, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जैसे मैंने कहा कि आरबीआई, मान लीजिए आरबीआई इन बैंकों से लोन ले रहा है 5%। अब आरबीआई को तरलता को कंट्रोल में करना है तो 5% के बजाय वो बढ़ा देगा, 8% कर देगा, तो बैंकों को ज़्यादा फायदा होगा। 8% पे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक ज़्यादा देंगे आरबीआई को बजाय कि बाहर, तो उससे क्या होगा, बैंकों के पास मनी कम हो जाएगी और बैंक कम लोन दे पाएंगे। तो ये भी क्या है, एक तरलता समायोजन सुविधा है, इनकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। इसके बाद में देखिए एक टर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ। इसको अप्रैल 2022 में शुरू किया गया है और इसका क्या काम है, बैंकों के द्वारा आरबीआई को अल्पकालिक ऋण, परंतु आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के बैंक के पास रखना जरूरी। देखो, जो रिवर्स रेपो रेट था उसमें आरबीआई बैंकों से लोन लेता था, लेकिन आरबीआई को उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों के पास रखनी होती थी। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है तो उस समय सरकारी प्रतिभूतियां बैंक के पास रखने की आवश्यकता नहीं रहती। बस यही डिफरेंस। अगला है सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये मैंने आपको बताया था कि बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए ऋण लेते हैं तो उस पर जो ब्याज दर लगाई जाती है उसी को बोलते हैं एमएसएफ यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा। अगला हमारा जो टूल है वो है खुला बाजार परिचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुला बाजार परिचालन। इसके द्वारा आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा हुआ बेचा जाता है। देखो, यह भी एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा तरलता को नियंत्रण में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर तरलता को कम करना है मतलब क्या है, मार्केट से पैसे को अपने पास लेना है तो क्या करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा, ठीक है, प्रतिभूतियों को बेच के क्या करेगा, पैसे ले लेगा, तो मार्केट में क्या होगा, मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। वहीं अगर इसका उल्टा करना है, तरलता को बढ़ाना है तो क्या करेगा, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा और मनी को दे देगा, यानी सर्कुलेशन में मनी को ज़्यादा डाल देगा। तो इस प्रकार से यह भी एक टूल है जिसके द्वारा तरलता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब एक नया टूल है दीर्घकालिक रेपो परिचालन LTR। ये कोरोना के समय में यूज किया गया था आरबीआई के द्वारा। क्यों किया गया था, क्योंकि उस समय लोग जो इकोनॉमी है वो धीमी चलने लगी थी, लोग खर्च नहीं कर रहे थे, तो आरबीआई ने क्या किया, जो बैंक्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देने का मतलब है कि जो बैंक हैं वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकें और जो इकोनॉमी है वो वापस सर्कुलेशन में आ सके। ये कोरोना के समय यूज किया गया था आरबीआई के द्वारा और इस टूल के माध्यम से 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था आरबीआई के द्वारा बैंकों को ताकि वो लोगों को ज़्यादा ऋण दे सके। तो ये हमारा था मात्रात्मक उपाय जिसके द्वारा मार्केट में मुद्रा का सर्कुलेशन जो है उसको नियंत्रण में किया जाता है। अब जो दूसरा हमारा जो उपाय है वो है गुणात्मक उपाय यानी कि क्वालिटेटिव मेजर। देखो, क्वालिटेटिव मेजर में अलग अलग प्रकार के टूल्स अपनाए जाते हैं जिसमें मार्जिन आवश्यकता, उपभोक्ता साख नियमन, क्रेडिट का राशनिंग, नैतिक दबाव और या फिर सीधी खर्च। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनके माध्यम से ये जो तरलता है उसको नियंत्रण में किया जाता है। देखो, अब बात करते हैं मुद्रा की आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई की। मुद्रा की आपूर्ति आरबीआई के द्वारा बैंकों के माध्यम से की जाती है। बैंकों में 2 प्रकार की जमाएं स्वीकार की जाती है, जैसे कि एक है मांग जमा यानी कि जिसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, और जिसमें 2 होती है यानी 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है बचत खाता जिसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, दूसरा है चालू खाता यानी करंट अकाउंट। वहीं जो दूसरी जमाएं हैं वो है अवधि जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर समय के लिए पैसों को जमा करना। इसमें भी 2 टूल्स हैं, एक है सावधिक जमा खाता फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम जनरली एफडी बोल देते हैं, दूसरा है आवर्ती जमा खाता यानी रेकरिंग
डिपॉजिट जिसको आरडी कहा जाता है। तो ये दो जमाएं स्वीकार की जाती है बैंकों के द्वारा। एक मांग जमा। मांग जमा में क्या होता है, मान लीजिए आपने बैंक में जमा किया पैसा आज और कल आपको वापस लेना है तो आप ले सकते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जबकि अवधि जमा में क्या होता है कि यदि आपने पैसा जमा कर दिया तो एक निश्चित समय के बाद में ही आप पैसे निकाल सकते हैं। यदि आपने उससे पहले निकालते हैं तो आपको चार्जेज लगते हैं। तो ये दो प्रकार की जमाएं थी। अब हम बात करते हैं कुछ मुद्रा के कुछ गुणांक की, यानी कुछ मुद्रा के समुच्चय हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे हम दो समुच्चय की बात करेंगे, जहाँ पे हम पुराने समुच्चय इनकी ओल्ड एग्रीगेट्स और नए समुच्चय इनकी न्यू एग्रीगेट्स की बात करेंगे। पुरानी समुच्चय की बात करें तो सन 1977 से 1998 के बीच में इन समुच्चयों का यूज किया जाता था। यहाँ से IAS प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए आपको दे दें कि M0, M1, M2, M3, M4 ये क्या है, ये मुद्रा के समुच्चय हैं और पूछे आपको कि तरलता का इनका अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है M0 सबसे ज़्यादा तरल है, इसके बाद में M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4। अभी हम देखते हैं कि ये क्या है, ये M0, M1, M2, M3 और M4 क्या है। तो देखो, यदि M1 की बात करें तो M1 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो जनता के पास जितना भी नगद पैसा है वो, प्लस बैंकों के पास मांग जमाई, यानी मान लीजिए मैंने बैंक में जमा कराए पैसे तो वो मांग जमाएं। इसके अलावा RBI के पास अन्य जमाएं, मान लीजिए मैंने कोई सोना जमा करा दिया है तो वो। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, M1 में। जनता के पास नगद जितना भी पैसा है प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं लोगों की, इसके अलावा RBI के पास अन्य जमाएं। इन सबको यदि हम ऐड कर देते तो वो आता है M1। अगर M2 की बात करें तो उसमें M1 तो शामिल होता ही है, उसके अलावा डाकघर के पास मांग जमाएं, इनकी जितनी डिमांड डिपॉजिट होती है वो भी इंक्लूड कर ली जाती है। तो M1 के अंदर यदि डाकघर के पास जितनी भी मांग जमाएं हैं उनको भी यदि ऐड कर लिया जाए तो वो हो जाती है M2। फिर M3 की बात करें तो M3 में क्या होगा, M1 और बैंकों के पास जितनी भी अवधि जमाएं, सॉरी यहाँ पे M1 नहीं आएगा, यहाँ पे M2 आएगा। ठीक है, तो बैंकों के पास जितनी भी अवधि जमाएं हैं, अवधि का मतलब होता है टाइम डिपॉजिट, तो यदि उन टाइम डिपॉजिट को भी हम ऐड कर लें M2 के अंदर तो वहाँ पे मिलेगा हमारे को M3। फिर M4 कहाँ मिलेगा, M3 के अंदर यदि डाकघर की सभी जमाएं, यहाँ पे हमने जमा की थी केवल डिमांड डिपॉजिट M2 के अंदर, जो M4 है उसमें हमने सभी जमाएं, इनकी डिमांड डिपॉजिट भी और टाइम डिपॉजिट भी, दोनों को ही हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो उससे मिलेगा हमारे को M4। और M0 क्या होता है, जनता के पास नगद पैसा प्लस RBI के पास अन्य जमाएं और RBI के पास बैंकों की नगद जमाएं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ जो मुद्रा के समुच्चय हैं उन। अब यहाँ से मैंने आपको एक तो बताया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि तरलता का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तरलता का क्रम बताइए। तो M0 सबसे ज़्यादा, फिर M1, फिर M2, फिर M3 और फिर M4। एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा यहाँ से एक जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, आपको दे देंगे M0, M1, M2, M3, M4, ये देख के आपको सामने देंगे ये कुछ इनके नाम हैं। देखो M0 को बोलते हैं हाई पावर मनी। हाई पावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तरल है, इसको कभी भी यूज किया जा सकता है। दूसरा है M1 और M2 जिसको बोलते हैं नैरो मनी। फिर आता है M3 और M4 जिसको बोलते हैं ब्रॉड मनी। M0 को बोलेंगे हाई पावर मनी, M1, M2 को बोलेंगे नैरो मनी, M3, M4 को बोलेंगे ब्रॉड मनी। तो ये तीन चीज़ें आपको इसमें याद रखनी। अब एक चीज़ आती है मुद्रा गुणांक। ठीक है, मुद्रा गुणांक, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलेंगे M3/M0। M3 मैंने बता दिया क्या होता है और M0 मैंने बता दिया। तो यदि M3 को M0 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे को मिलेगा मुद्रा गुणांक। अब देखिए CRR, केस रिजर्व रेशो के बढ़ने से मुद्रा गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है। दूसरी चीज है डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट से मुद्रा गुणांक बढ़ता है। कैसे, देखो जो M0 है वो क्या है, सबसे ज्यादा तरल है। अब हम डिजिटल भुगतान कर रहे हैं,
यानी कि m0 का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यदि m0 का मान यानी नीचे वाले का मान कम होता है तो इसका मतलब है मुद्रा गुणांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। तो डिजिटल भुगतान करेंगे तो मुद्रा गुणांक का मान बढ़ता है। ये तो थे हमारे पुराने समुच्चय। अब हम बात करेंगे नए समुच्चयों की, जो कि वर्तमान में जो आरबीआई है वो यूज करता है। देखो, ये आरबीआई ने क्यों अपनाया है, इसका देखिए कारण क्या है। जब पुराने समुच्चय थे उनमें जो जितने भी बैंक्स थे उन्हीं की मनी को इंक्लूड किया जाता, लेकिन देखिए कुछ एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती है, वो भी क्या होती है, जो इकोनॉमी होती है उसमें जो मनी होती है उसके सर्कुलेशन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। तो इनकी जो मनी होती थी या इनको जो पुराने समुच्चय थे उनमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो आरबीआई ने इनको भी इंक्लूड करने के लिए नए समुच्चय अपनाए। तो अभी वर्तमान में यही जो समुच्चय हैं उनका आरबीआई उपयोग करता है। तो इनमें कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले तो है NM1, जनता के पास नगद प्लस बैंकों के पास मांग जमाई प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, यानी कि जो पहले M1 था ना वो NM1 बन गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर NM2 की बात करें तो NM2 के अंदर NM1 को तो शामिल कर लिया जाता है, प्लस निवासियों की जो अल्पकालिक जमाएं हैं उसको और बैंक के द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र इनको भी ऐड कर लिया जाता है, तब हमारे को मिलता है M2। यानी कि NM1 के अंदर निवासियों की अल्पकालिक जमाएं और बैंकों के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को ऐड कर लिया जाए तो NM2 मिलेगा। फिर NM3 कैसे मिलेगा, NM2 हमने निकाल लिया तो NM2 के अंदर यदि हम निवासियों की दीर्घकालिक, ऊपर वाले में अल्पकालिक थी, इसमें दीर्घकालिक को भी हमने इंक्लूड कर लिया और बैंक के द्वारा लिए गए दीर्घकालिक ऋण को भी हमने इसमें ऐड कर लिया, तो हमारे को मिलेगा NM3। NM3 के बाद में यहाँ पे अगला आता है L1। L1 में क्या किया जाता है, NM3 और डाकघर की जमाएं, यानी डाकघर में जितनी भी जमाएं हैं उनको ऐड कर लिया जाता है, तो हमारे को मिलेगा L1। फिर है L2। L2 के अंदर L1 प्लस पुनर्वित्त संस्थाओं की जमाएं, पुनर्वित्त मतलब जो रीफाइनेंस संस्थाएं होती है ना, जो रीफाइनेंस करती हैं उनकी जमाएं भी इसमें ऐड कर ली जाती हैं, तो वहां मिलेगा हमारे को L2। उसके बाद में L2 के अंदर यदि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC की जमाएं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी NBFC क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि ये फाइनेंस करने का काम करती है। इन कंपनियों के द्वारा जैसे हम बैंकों के अंदर क्या करते हैं, पैसे जमा करवाते हैं ना, तो यहाँ पे पैसे जमा नहीं करवाते, ये केवल फाइनेंस कंपनीज होती हैं। तो यदि L2 के अंदर जो NBFCs हैं उनकी जमाएं अगर ऐड कर ली जाए तो हमारे को मिलेगा L3। तो जो नए समुच्चय हैं उनमें NBFCs को भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा मुद्रा बैंक। देखो मुद्रा का मतलब क्या होता है, देखो मुद्रा जो है इसके अंदर हर एक जो वर्ड है, हर एक जो लेटर है उससे, देखो M से बनेगा माइक्रो, U से बनेगा यूनिट्स, D से बनेगा डेवलपमेंट, फिर एंड और R से बनेगा रिफाइनेंस और A से बनेगा एजेंसी। तो मुद्रा की जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। देखो एक ऐसा बैंक बनाया गया है जिसके द्वारा जो हमारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, लाइक जैसे कि जो सब्जी बेचने वाले हैं या जो फुटकर विक्रेता हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जिनकी माइक्रो यूनिट्स हैं, उनको रिफाइनेंस यानी उनको लोन देने के लिए, ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा सके, उस चीज़ को करने के लिए मुद्रा बैंक की स्थापना की गई। कब की गई, 2015 में। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत PMMY के तहत इस बैंक की स्थापना की। और ये जो बैंक है ये सिडबी के अंतर्गत जिसको कहा जाता है लघु उद्योग विकास बैंक के अंतर्गत कार्य करता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इस बैंक का, मुद्रा बैंक का, सूक्ष्म इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। जैसे कि मैंने बताया आपको, फुटकर विक्रेता हो गया या कोई सब्जी वाला हो गया या किसी जैसे छोटे अगर कपड़े की दुकान है तो उसके लिए, तो इन सब लोगों को लोन प्रोवाइड करवाने के लिए इस बैंक की स्थापना की। इसमें 3 प्रकार के ऋण देते हैं, मुद्रा बैंक के द्वारा
तीन प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, जिनका नाम है, एक का है शिशु ऋण, दूसरा है किशोर ऋण और तीसरा है तरुण ऋण। तो जो शिशु ऋण है उसमें 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। किशोर ऋण के अंदर 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है और तरुण ऋण के अंदर 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो एक तो आपको मुद्रा बैंक की जो फुल फॉर्म है उसको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि 2015 में शुरू किया गया था और ये सिडबी के अंतर्गत कार्य करता है, यानी सिडबी का मतलब होता है लघु उद्योग विकास बैंक। और ये 3 प्रकार के लोन देता है, जिनको आपको याद रखना है। शिशु ऋण, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, और दूसरा है किशोर ऋण, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, और तरुण ऋण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ये जो जितने भी ऋण हैं इनमें जो यूनिट्स हैं उस यूनिट्स के हिसाब से दिए जाते हैं। लाइक जैसे सब्जी वाला है तो उसको शिशु ऋण दे देंगे, कोई अगर कपड़े की मिल है तो उसको किशोर ऋण दे देंगे, कोई बड़ी थोड़ी उससे बड़ी है तो उसको तरुण ऋण दे देंगे। तो ये मेरा बैंकिंग का जो हमारा जो बैंकिंग का सेकंड पार्ट था उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया, यानी बैंकिंग का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों मिला के हमारा जो बैंकिंग का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में 2 चैप्टर और बचेंगे और फिर हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए ये जो जितनी भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है आप देखोगे तो 8 से 9 घंटे का 8 से 9 घंटे के अंदर आप उसको पूरा कवर कर सकते हैं, इतना छोटा सिलेबस है। और देखो 8 से 9 घंटे में आप 7 से 8 क्वेश्चंस इजीली कवर कर सकते हो, काफ़ी ईजी है। आप कई लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये काफ़ी हार्ड है, जबकि ये काफ़ी ईजी है और यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसके अलावा नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, क्योंकि जैसे ही जो अर्थव्यवस्था है वो कंप्लीट हो जाएगी, मैं जो राजस्थान की पॉलिटी है और जो भारत की पॉलिटी है वो लेके आऊँगा। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा। तो आप ईजिली आप जो आरएएस प्रीलिम्स है उसको क्रैक कर सकते हो। 30 से 40 दिन का समय है उसमें आराम से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।